जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। भारत की स्वदेशी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स ने अपना एक नया ट्रैक्ड अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल का अनावरण किया है, जिसे कि स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए बनाया गया है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं आई है। ये 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, मतलब साफ है कि इसमें आप गोला बारूद, मेडिकल सप्लाईज और सर्विलेंस इक्विपमेंट्स को ले जा सकते हैं। इसका इंड्योरेंस करीबन 80 किलोमीटर तक का है, यानी कि बार बार रिचार्ज या फिर ईंधन भरने के बिना ये लंबे समय तक मिशन सुनिश्चित कर सकता है। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकता है और इस यूजीवी में एडवांस स्वदेशी नेविगेशन सूट लगाया गया है, जो कि किसी भी बाधा से बचने में इसे सक्षम बनाता है और ये पूरी तरीके से भारत में डिजाइन और विकसित है। वहीं इंडियन नेवी के लिए दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे कि IAC-2 के नाम से जाना जाता है और इसे INS विशाल भी कहा जाता है। ऐसे में आप सबको मालूम होगा कि कहा तो ये जा रहा था कि भारतीय नौसेना ने इस प्रोग्राम को ड्रॉप कर दिया है कि भाई नहीं, हम अब पनडुब्बियों पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि जब हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से SSN प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो हमारी मीडिया थी उसने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि भैया अब सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स भारतीय नौसेना ऑपरेट करेगी, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को। लेकिन इस बारे में भारतीय नौसेना ने कहा कि नहीं, IAC-2 तैयार होगा, जिसका 45,000 टन का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की मजबूत उपस्थिति बनाए रखेगा। इससे पहले योजना तो ये थी कि भैया हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल रहेंगे और 1 मेंटेनेंस के लिए रहेगा, और ये जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा उसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत करीबन 50,000 करोड़ रुपए है। और रक्षा मंत्रालय इसे अगर 2 साल के अंदर मंजूरी दे देता है तो 2032 तक आपके सामने IAC-2 यानी कि INS विशाल खड़ा मिलेगा। हालांकि इस पर भी वक्त लगेगा, तो 2035 से 2040 तक का वेट करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो IAC-2 है, जिसे भारतीय नौसेना ने बोला है कि बिल्कुल इसे बनाया जाएगा और ये कोई खबर नहीं है कि भाई हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं। ये जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों जिसकी बात की जा रही है वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को ऑपरेट कर पाएगा। इसके अलावा इसमें स्टोबार यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम भी होगा। स्की जंपिंग को बनाए रखते हुए ये एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक और हैंगर नौसेना के ड्रोन्स को सपोर्ट भी देगा। इसके अलावा इसकी जो भूमिकाएं होंगी वो चाइना की नौसेना पर लगातार निगरानी बनाए रखने, इसके अलावा किसी भी तरीके के हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भूमिकाओं के लिए होगी। और टेडबियर प्रोग्राम, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रोग्राम, इस पर भी काम अब शुरू हो चुका है, तो ये भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि IAC-2 में ही डिप्लॉय किए जाएंगे। नौसेना ने कहा है कि देखो, सीधी सी बात हम बात करते हैं कि जो पनडुब्बियां हैं वो सतह के नीचे डोमिनेंस प्रदान करती है, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर आपकी पावर को प्रोजेक्ट करते हैं और सतह और हवा दोनों को नियंत्रित करते हैं। हाल ही में दोस्तों SSS डिफेंस के एक प्रोटोटाइप की तस्वीर देखी गई है, जो कि एक स्टैंड अलोन ग्रेनेड लॉन्चर है। इसके बारे में ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो SSS ने नहीं किया, लेकिन जो फोटो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है उसे देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि SSS डिफेंस अब छोटे हथियारों और एमुनेशन से परे एक नए पोर्टफोलियो को तैयार कर रही है। दोस्तों ये जो ग्रेनेड लॉन्चर है वो आमतौर पर एक्सप्लोजिव गैस या स्मोक वॉरहेड जैसे बड़े कैलिबर प्रोजेक्टाइल को फायर करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, और ये अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं, जैसे कि स्टैंड अलोन, अंडर बैरल या फिर ऑटोमेटिक क्रूज सर्व सिस्टम के तौर पर। हालांकि इस ग्रेनेड लॉन्चर के बारे में जानकारी आना बाकी है। ये तो SSS डिफेंस ही बताएगा कि उन्होंने क्या खास तरीके का प्रोटोटाइप तैयार किया है। वहीं दोस्तों कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम ATAGS के कॉन्ट्रैक्ट के बाद अब भारतीय सेना की टोड गन सिस्टम की रेस में सबसे आगे चल रही है। आपको बता दें कि भारतीय सेना करीबन 400 यानी कि 400-155 mm बटे 52 कैलिबर टोड गन सिस्टम खरीदना चाहती है, जिनकी अनुमानित कीमत 6,500 करोड़ रुपए होगी, और बाद में 1,500 यूनिटें भी इनकी खरीदी जाएंगी भारतीय सेना के द्वारा। अब यहाँ पर दोस्तों हम ये नहीं कह रहे कि कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन जो और कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि L&T और टाटा, उन्हें एक बड़ी टक्कर दे सकती है कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम। रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम का जो प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रोसेस है वो और ज़्यादा तेज हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों भारत 52 जो कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड का एक 155 mm बटे 52 कैलिबर टोड हाउसर है, ये एक प्रूवन प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, जिसकी रेंज 42 किलोमीटर है और इसका वजन जो है वो 15 टन से कम है। भारतीय सेना ऐसी हल्की और वर्सेटाइल आर्टिलरी सिस्टम को चाहती है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि KSSL अपनी भारत 52 को 11 से 12 करोड़ रुपए पर यूनिट पर पेश कर सकता है। मतलब जहां ATAGS की 22.8 करोड़ रुपए पर यूनिट लागत है, तो उसके विपरीत ये बिल्कुल उससे आधी कीमत रहेगी। और हाल ही में आप सबको मालूम होगा कि बाबा कल्याणी ने ये कहा था कि वो पर डे एक गन को तैयार करेंगे, यानी कि 350 गन्स सालाना। ऐसे में भारतीय सेना के इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए
KSSL एक प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, जो कि न केवल अपनी स्पीड के लिए जाना जा रहा है बल्कि क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी डिलीवर करने की क्षमता रखता है। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब फ्रांसीसी एयरफोर्स से A330 MRTT लीज पर लेगी और इसके लिए बकायदा रक्षा मंत्रालय से उन्हें अनुमति मिल चुकी है। इन्हें 3 साल की अवधि के लिए पट्टे पर लिया जाएगा। हालांकि अभी टाइमलाइन क्लियर नहीं है कि पट्टे पर लिया गया जो एयरक्राफ्ट है वो कब तक भारत आएगा। इससे पहले दोस्तों भारत 6 A330 MRTT खरीदने पर भी बात कर रहा था, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने देखा कि भाई यहाँ पर जो प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट है यानी कि खरीद लागत है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इसे रोक दिया गया। यहाँ पर फिलहाल तो इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर लीज पर ये जो एरियल टैंकर्स हैं उन्हें लिया जा रहा है। हालांकि लीज से परे देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स तो चाहती है कि उनके पास कम से कम 6 A330 MRTT हों और लीज पर लिया गया जो एयरक्राफ्ट है वो एक ट्रायल रन के रूप में भी काम करता है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को और ज़्यादा रिफाइन करने और फाइनल खरीद के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन बनाने की अनुमति मिलती है। दरअसल यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि रफाल के साथ MRTT की अनुकूलता भी है और लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि इसका कॉम्बैक्ट रेडियस 1800 किलोमीटर का है और 4 घंटे में ये 50 टन फ्यूल उतारने की क्षमता रखता है। भारतीय वायुसेना दोस्तों अपने सुखोई 30 MKI फ्लीट में 2025 से 2026 के बीच कई स्वदेशी प्रणालियों के साथ इसके बड़े अपग्रेडेशन की तैयारी कर रही है, यानी कि स्वदेशी प्रणालियों के साथ इस फाइटर जेट को अपडेट किया जाएगा और रशियन मूल के जो भी सिस्टम्स हैं उन्हें स्वदेशी सिस्टम से बदला जाएगा, जिसमें कि स्वदेशी एवियोनिक्स, वेपन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं हैं। इससे इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल क्षमता काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के पास वर्तमान में 260 से अधिक सुखोई 30 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन इस फाइटर जेट में जो विदेशी सब सिस्टम्स हैं उन पर निर्भरता हमारे लिए एक चिंता का विषय रही है। हालांकि 2025 से 2026 के बीच एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इन फाइटर जेट्स में, जिसमें कि रशिया के N011 MBARS रडार की जगह भारत का स्वदेशी आईसा रडार सिस्टम लेगा। और वेपन सिस्टम की तो बात की जाए तो आपने देखा होगा कि सुखोई 30 MKI में अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा ब्रह्मोस ए सुपरसोनिक मिसाइल और 2025-2026 में इसके वेपन सिस्टम में और विस्तार होगा, जिसमें कि अस्त्र मार्क 2 और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स भी शामिल होंगे, जिन्हें कि DRDO ने विकसित किया है। इस फाइटर जेट में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होगा, जो कि दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के रूप में इनका मुकाबला करेगा। इसके अलावा DRDO का ध्रुति रडार वार्निंग रिसीवर जो कि इस वक्त तैयार हो रहा है। इसके अलावा संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट ये भी तैयार किया जा रहा है, जिसे कि सुखोई 30 MKI के लिए अनुकूलित किया जाएगा, ताकि दुश्मन के रडार और मिसाइल खतरों का पता लगाना, उन्हें जैम करना और उनसे बचने की इसकी क्षमता जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर भारत भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है। भले ही भारत दोस्तों अभी फंसा हुआ है, क्योंकि 5th जनरेशन का फाइटर जेट AMCA को आने में 10 साल लगेंगे, तब तक तो 6th जनरेशन के फाइटर जेट उड़ान भर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ खबरें आई हैं भारतीय वायुसेना की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट के निर्माण पर उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। हालांकि साथ ही उन्होंने कहा कि एक एडवांस फाइटर जेट बनाने की कोई भी योजना फिर से एक नई डिज़ाइन की ज़रूरत तो होगी, साथ ही भारत उस टाइम तक अपने आप को काफ़ी मैच्योर कर चुका होगा टेक्नोलॉजी के लेवल पर। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि AMCA प्रोजेक्ट के तहत भारत का जो टारगेट है वो 2028 से पहले इस फाइटर जेट का फ्लाइट टेस्ट करना होगा, और यही टाइम बहुत ही एक्यूरेट रहेगा जब हम अपने लिए 6th जनरेशन फाइटर जेट कॉन्सेप्ट बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और जब एक बार AMCA उड़ान भरने लगेगा तो फिर 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने के लिए काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके हम फिर नेक्स्ट लेवल के फाइटर जेट्स को बना सकते हैं। वहीं सुखोई 30 MKI के बारे में उन्होंने कहा कि 2060 से भी आगे तक ये फाइटर जेट ऑपरेट किए जा सकते हैं। हालांकि उस टाइम तक इनकी संख्या कम हो जाएगी। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर यह भी कहा भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कि भाई 6th जनरेशन का फाइटर जेट का जो कॉन्सेप्ट है वो AMCA के मुकाबले ज़्यादा हैवी होगा। रीज़न साफ है कि जहाँ AMCA का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 27 टन है, तो वहीं जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट है वो शायद उसमें ज़्यादा एडवांस सिस्टम लगे होंगे, हथियार होंगे और नई टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन 6th जनरेशन का फाइटर जेट तैयार करना आसान काम तो नहीं रहेगा, दिक्कतें तो आएंगी, जिसके लिए भारी भरकम बजट की भी ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी चाहिए होगा। लेकिन हमारा होमवर्क अगर पूरा रहेगा तो डेफिनेटली हम 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर आसानी से स्विच कर जाएंगे। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।